बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और जैसे कि आपको पता है, टाइटल से आपने नाम देख लिया है कि आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप एक बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि वो बॉल स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्पीडली मूव करता है, बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड कम हो जाती है और इवेंचुअली एट दी एंड वो बॉल जो है वो रुक जाता है। तो क्या वजह है कि वो बॉल थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है? कोई तो ऐसी फोर्स होगी, कोई तो ऐसी ताकत होगी जो उस फुटबॉल को मूव करने से रोक देती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है और इवेंचुअली रोक देती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जो बाइसिकल है, क्या होता है वहाँ पर कि अगर वहाँ पर साइकिलिस्ट जो है वो अपने पैडल्स को मूव करता रहे तो वो मूव करता रहता है, बट अगर वो मूव करना छोड़ दे अपने पैडल्स को तो साइकिल स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। और वो क्यों स्टॉप हो जाता है, इसकी क्या रीज़न है? अब कुछ तो होगा, यहाँ पर भी कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर होगी जो उसको भी स्टॉप कर रही है, जो मोशन करने से रोक रही है। जो फोर्स मोशन करने से रोक रही है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड अ फ्रिक्शन। वो जो फोर्स रोकती है ऑब्जेक्ट की मोशन से, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्सेस दैट स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। आपने अभी तक तो ये सुना था कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए फोर्स चाहिए, बट ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करवाने के लिए भी फोर्स ही रिक्वायर्ड होती है। दैट फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली एक फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। कब एक्शन में आती है ये? अब इसको समझाने के लिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देती हूँ कि करना आपने क्या है कि एक बॉक्स लिया और इसे किसी भी सरफेस पे रख दिया, अर्थ पे आप कह लें कि रख दिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो बॉक्स मूव करे तो उसे या तो आपको पुश करना पड़ेगा या आपको पुल करना पड़ेगा। तो जब आप उस बॉक्स को मूव करने के लिए पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उस टाइम वहाँ पर फोर्स एक जनरेट होगी। दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, सो फ्रिक्शन कब एक्शन में आती है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। जब एक सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को या पुश करना होता है या पुल करना होता है, या इन शॉर्ट आप ये कह लें कि एक ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के ऊपर मूव करना होता है, तो तब फ्रिक्शन जनरेट होती है। सो इस तमाम डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction is a force that oppose the motion of moving objects. जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं उनकी मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स जनरेट होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ फ्रिक्शन। क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। So in case of solid, the force of friction between the two bodies depend upon many factors, such as the nature of two surfaces in the contact and the pressing force between them. So friction हमें यहाँ से पता चल गया कि दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से फर्स्ट वन क्या है? नेचर ऑफ द टू surfaces in contact, and the second one is the pressing force between them. अब क्या मतलब है इन दोनों बातों का? पहले हम नेचर को देख लेते हैं। नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। लेट्स से कि आपके पास एक टेबल है, उसकी सरफेस है एक। ठीक है, आपने दो सरफेसेस लेनी है, एक आपने ले ली टेबल की सरफेस और दूसरी सरफेस आपने लेनी है, कोई भी ब्रिक ले लें, कोई भी स्टोन ले लें। तो करना आपने क्या है कि आपने स्मूथली एक दफ़ा टेबल के ऊपर से हाथ फेरना है और एक दफ़ा आपने क्या करना है, स्टोन के ऊपर से हाथ फेरना है। तो आपको क्या पता चला कि किसके ऊपर से हाथ फेरना ईजी है? जो कि सरफेस स्मूथ है। सो अगर स्टोन या ब्रिक की निस्बत टेबल की सरफेस को देखें तो हमारे पास क्या है? स्मूथ है। ठीक है, सो अगर सरफेस स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगी, इजीली आपने उसके ऊपर से हाथ फेर लिया या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। बट अगर आपकी सरफेस रफ है तो उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट की मोशन मुश्किल है।
ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या पता चला कि नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो भी सरफेसेस आपस में कांटेक्ट कर रही होंगी तो उनकी सरफेसेस की जो नेचर होती है वो बहुत मैटर करती है कि वो कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है। क्लियर। द सेकेंड फैक्टर इज द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दैम। अब सेम वही बात, अब आपने टेबल को ही लेना है, ठीक है। सो आपने एक दफ़ा विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपने स्मूथली हाथ को टेबल की सरफेस के ऊपर से पुश करना है, एक ये केस। और सेकेंड केस में आपने क्या करना है कि आपने फोर्स लगानी है टेबल के ऊपर और फिर अपने हाथ को मूव करवाना है। तो अब आप गौर करें, आप खुद ही अभी प्रैक्टिकली ये करें और चेक करें कि किस केस में आपने अपने हैंड की मूवमेंट को इजीली करवा लिया। तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपने अपने हैंड को स्मूथली टेबल की सरफेस के ऊपर रब किया विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, तो आपने बहुत इजीली हैंड की मूवमेंट करवा ली। बट जब आपने उस पर फोर्स लगवाई, हैंड से प्रेस किया टेबल को और फिर मूव किया, तो आपका जो हैंड है वो काफ़ी मुश्किल से मूव किया, ठीक है। सो इसका मतलब अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट की मोशन मुश्किल होगी, ठीक है। सो ये बहुत अहम पॉइंट था जो कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझा दिया है कि दोनों फैक्टर्स किस तरीके से मोशन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। क्लियर। सो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि सेम वही बात जो मैंने आपको बताई, आपने रब करना है अपने हाथ को डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर, टेबल के ऊपर, कारपेट के ऊपर, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, ब्रिक एक्सेट्रा, इन तमाम सरफेसेस के ऊपर से आपने अपने हैंड को रब करना है। यू विल फाइंड स्मूथर द सरफेस इज द ईजियर इट इज़ टू मूव ओवर द सरफेस। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो सरफेस स्मूथ है उसके ऊपर से आप अपने हैंड को इजीली मूव करवा सकते हैं। बट इसके बरक्स क्या होगा कि हार्डर यू प्रेस योर पाम ओवर द सरफेस, जब आप सरफेस के ऊपर अपने पाम को प्रेस करेंगे, हाथ को प्रेस करेंगे और फिर मूव करवाएंगे, तो आपकी जो मूवमेंट है हैंड की वो मुश्किल से होगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे दोनों फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को, ठीक है। तो अब हमारे जहन में ये एक क्वेश्चन आता है, व्हाई फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। ऐसी क्या वजह है कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन को हमेशा अपोज करती है। इसका क्या आंसर है कि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। अ सरफेस दैट अपीयर स्मूथ हैज पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है वो देखने में तो बहुत स्मूथ लग रही है, बट जब हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से चेकआउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये देखने में सरफेस तो बहुत स्मूथ लग रही थी, बट जब हमने इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो हमें पता चला कि ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो इस सरफेस के अंदर हमारे पास पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, ठीक है। जगह ऊंची नीची है, बैलेंस नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो जब ये सरफेस स्मूथ नहीं होती, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की मोशन करवाते हैं तो ये जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, ठीक है। पिट्स एंड बम्प्स हैं, ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, और अगर ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं तो मोशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर ये ऐसे है एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस तरीके से जो हमने मूव करवाया और यहाँ के इस पिट्स एंड बम्प्स में फिट हो गया, तो होगा क्या कि इनकी मोशन आपस में इंटरलॉक हो जाएगी, और जब इनकी मोशन, इनके पिट्स एंड बम्प्स आपस में इंटरलॉक हो गए तो इनकी मोशन बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है। दैट इज वाई फ्रिक्शन केम इनटू एक्शन। अगर सरफेस स्मूथ हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती, बट नॉर्मली कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। दैट इज वाई हर जगह पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट, इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स। जब बॉडी रेस्ट पर थी तो इसकी फ्रिक्शन इसके वेट के साथ बैलेंस हो गई, ठीक है। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव द बॉडी एट द रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन और फोर्स इक्वल हो जाती है। इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स। तो जैसे ही हम फोर्स को बढ़ाते हैं फ्रिक्शन की फोर्स भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction is the friction present between the two or more objects that are not moving with respect to each other. अब कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और आप उसे मूव करवाना चाहते हैं। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे आपको फिगर दिखाऊं
तो यहाँ पर क्या है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है और हम इसको मूव करवाना चाहते हैं। सो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई बट ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं किया, ठीक है। सो जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, सो इस टाइम की जो फ्रिक्शन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि नेम से ही जाहिर हो रहा है, स्टैटिक मीन जो हरकत में नहीं होता, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के लिहाज से मूव नहीं कर रहे होते, तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अब क्या होती है? द फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। काइनेटिक जैसे कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि इन मोशन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो होगी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ से इस फिगर में देख सकते हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पुश किया और वो मूव करना शुरू हो गया, तो उस टाइम की जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो उस टाइम की फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट जो वो मूव करना शुरू हो गया दैट इज कॉल्ड अ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई गाड़ी है हमारे पास, ये रेस्ट पे थी, ठीक है। सो जब हमने इस पे फोर्स लगाई तो ये मूव नहीं की, तो उस टाइम की जो फ्रिक्शन होती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बट जब हमने फोर्स लगाई और ये गाड़ी मूव करना शुरू हो गई, तो उस टाइम की फ्रिक्शन हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ग्राफ आता है। सो ग्राफिकल व्यू भी देख लेते हैं कि जैसे कि अब ये वाला पॉइंट जो है भी ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कि जब रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमने क्या किया, फोर्स को बढ़ाया, फोर्स को बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से अगेन हमने फोर्स को बढ़ा दिया तो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज होते 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 एक लिमिट आ जाती है, जिसके बाद अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स मजीद नहीं बढ़ती, बल्कि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरे पास कोई बॉडी है और मैं चाहती हूँ कि ये मूव करे, ठीक है। ये बॉडी है कोई भी और मैं चाहती हूँ कि ये मूव करे, तो इसके ऊपर मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई ताकि ये मूव करे, बट ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता, ठीक है। इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स थी वो बढ़ जाती है। मैंने फोर्स 2 न्यूटन कर दी तो फ्रिक्शन की फोर्स और बढ़ गई, ठीक है। मैंने फोर्स बढ़ाई, फ्रिक्शन की फोर्स और बढ़ गई। तो फोर्स बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं फोर्स ले जाती हूँ 5 न्यूटन पर और यहाँ पर फोर्स लगाती हूँ, एक वक्त आएगा कि फोर्स लगाते लगाते ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है? जब मैं फोर्स लगाऊं और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मजीद ना बढ़ सके। फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जितनी फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि एक लिमिट है फ्रिक्शन की जहां तक वो जा सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन जो किसी भी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में हो सकती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है। सो जो लिमिट आती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सो यहाँ पर हम अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी देख लेते हैं कि फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन एक हद तक बढ़ सकती है बट इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। एक लिमिट है फ्रिक्शन की भी, उससे ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन नहीं हो सकती। सो वो जो लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बनाकर दिखाती हूँ कि जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है Fs, इसे हम डिनोट करते हैं Fs के साथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। कंसिडर करना है आपने कि आपके पास कोई भी, ये एक बुक है, ठीक है, और ये एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये एक टेबल के ऊपर आपकी बुक पड़ी हुई है, तो होगा क्या कि जब ये एक बुक है सो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सो W इज इक्वल्स टू mg,
तो हम पढ़ चुके हैं पीछे भी कि जब एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा। सो दिस इज एन एक्शन। तो इसके रिएक्शन में एक फोर्स जनरेट होगी दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है इसे हम डिनोट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ आर। सो आर किसके इक्वल है? बेसिकली एम जी के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड जो है इनका वो सेम है। सो एफ एस जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एक जो लिमिट है फ्रिक्शन की, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू रिएक्शन फोर्स। जितना रिएक्शन जनरेट हो सकता है उससे डायरेक्टली रिलेट करती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर देते हैं। सो एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू आर। अब ये जो म्यू है दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो अगर हमने इसकी यहाँ से वैल्यू निकालनी हो सो दिस इज इक्वल्स टू एफ एस ओवर आर। सो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन अब आपको समझ आ रही होगी कि रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज बेसिकली कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें आर को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर किसके इक्वल है? एम जी के। सो एफ एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो ये था जी हमारा रिलेशन। तो इसी के साथ साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।